सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आरजीपीवी ह्यूमर्स। तो यहाँ पे अब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वन शॉट वीडियो, जिसमें एक बार हम फटाफट से सिलेबस पे गो थ्रू कर लेते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि अगर मैं इस चैप्टर को जो है छोटे छोटे सब पार्ट्स में बांट दूंगी और बता भी दूंगी कि कौन सा पार्ट जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बीच बीच में ये भी बता दूंगी। एंड यहाँ पे मैं आपको इसको इस पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके लिए पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है को रिलेटेड है और कुछ चीज़ें जो है वो को रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से बात कर लेती हूँ कि कौन सी चीज़ें को रिलेटेड है और कौन सी चीज़ें को रिलेटेड नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपका पूरा जो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आता है, जिसमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आता है, प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंटिंग नॉलेज आता है, फिर प्रॉब्लम जो है मतलब जो रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं वो, देन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूजिंग प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है पूरा, ठीक है, वो आपका एक पूरा फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका प्रपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक है, उनके बीच का कंपैरिजन है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स वाले टॉपिक स्टार्ट होते हैं, जैसे कि रेजोल्यूशन, रेफ्यूटेशन, डिडक्शन एंड थ्योरम प्रूविंग। ठीक है, ये जो है शॉर्ट नोट्स वाले टॉपिक है। देन यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक और आता है जिसमें होता है इनफेरेंसिंग, जिसमें दो टाइप्स ऑफ इनफेरेंसिंग होती है, वो हम देखते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक जो है वो मोनोटॉनिक और नॉन मोनोटॉनिक रीजनिंग आता है। तो टोटल हम मैं अगर यहाँ पे मोटा मोटा बात करूँ तो यहाँ पे 5 पार्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे पास होती है ना रिप्रेजेंट करने में नॉलेज को, वो है। और बेसिकली नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में कुछ कुछ बातें हैं। देन हमारे पास प्रपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक का पूरा पार्ट है, उनके बीच का कंपेरिजन है, डिफ्रेंसिएशन है। देन यहाँ पे रिजोल्यूशन, रेफ्यूटेशन, डिडक्शन, थ्योरम प्रूविंग, ये शॉर्ट नोट्स वाले पॉइंट्स हैं। एंड यहाँ पे इनफेरिंग एंड इट्स टाइप्स है। एंड यहाँ पे लास्ट पार्ट जो है वो आता है मोनोटॉनिक एंड नॉन मोनोटॉनिक रीजनिंग। ठीक है, तो ये आपकी पूरी यूनिट 2 है। इसी तरीके से यूनिट 2 का हमने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो अब स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो यहाँ पे वो हम बात करेंगे जो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको सिर्फ ये पूरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही बात बोलूँगी, ये जितनी भी नोट्स है ना इसको बहुत अच्छे से आप लर्न कर लेना। यहाँ पे आपको चीज़ें जो है क्वेश्चंस के फॉर्मेट में भी कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे लगी थी वो मैंने ऐड कर दी थी। बाकी यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे कवर्ड है। ठीक है, तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करवाते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल वर्ल्ड इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, सो दैट कंप्यूटर सिस्टम कैन अंडरस्टैंड, रीजन एंड यूज टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है। देखो, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक मेथड है रिप्रेजेंट करने का इंफॉर्मेशन को। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन नाम से ही समझ में आता है क्या हो गया, कि हमको इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करवाना है। अब एक बात आप खुद सोचो कि जब हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करवाते हैं, कंप्यूटर क्या ऐसा ही नल्ला है क्या कि जो ऐसे ही ले लेगा इंफॉर्मेशन को? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर नल्ला नहीं है, ऐसे इंफॉर्मेशन को नहीं ले सकता। तो कंप्यूटर जो है वो क्या होता है, थोड़े स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को लेता है। ठीक है, ताकि वो क्या कर पाए, उसको समझ पाए, उसके ऊपर यहाँ पे जो है मतलब रीजनिंग लगा पाए अपनी, कि ये ऐसे कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। ठीक है, लेकिन हमने एक बात देखी कि जो रियल वर्ल्ड है, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड हमारे पास है, रियल वर्ल्ड में जितनी भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होती है वो सब ऐसे उलझी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नॉलेज रिप्रेजेंट करने के लिए हमको उसको पूरा सुलझाना पड़ता है। जैसे कि आपको एक बहुत आपकी वाला एग्जाम्पल देती हूँ। आपके यहाँ पे जो क्रश है, ठीक है, वो आपकी क्लास में ही है। ठीक है, तो आपका जो है आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है कि इसको कैसे प्रपोज करूँ या इसको कैसे मनाऊँ। ठीक है, लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में बात करना स्टार्ट करो, मतलब आप पहले उनको थोड़ा सा देखो, ऑब्जर्व करो, उनके फ्रेंड बनने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये होगा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। लेकिन आप एक कोने में बैठे हुए और आप सोचते जा रहे हो कि यार कैसे इसको मनाऊं, क्या करूं, तो वो हो गया बेसिकली क्या, आपकी रियल वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन। लेकिन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में क्या होगा कि पहले हमको उसकी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको जो है यहाँ पे उसको क्या करना है, पहले फ्रेंड बनाना है।
ठीक है। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर है वो इस तरीके से अंडरस्टैंड करता है, रीजन करता है, और उस रीजन करने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम्स को क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये तो हो गया नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की। हमने क्या समझा कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करवाना। और कैसे रिप्रेजेंट करवाना, जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो मतलब यहाँ पे बहुत उलझी हुई रहती है, तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करवाना। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर नल्ला नहीं है, उसको जो है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सब कुछ चाहिए ताकि वो समझ पाए, उसको रीजन कर पाए, और उसके बाद जो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर और भी सिंपल वर्ड्स में मैं थोड़ा सा बात करूँ तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की सिंपल सी मतलब होता है कि यहाँ पे नॉलेज को स्टोर करके रख लें। ठीक है, यही है, नॉलेज को स्टोर करके रख लेना, ताकि एआई मशीन जो है वो उसके ऊपर अच्छे से सोच पाए और डिसीजंस को ले पाए। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, देखो मैंने नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को बेस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, लेकिन अगर आपको ऊपर वाली डेफिनेशन थोड़ी सी भी टफ लग रही है ना, तो नीचे वाली डेफिनेशन को रेफर करना कि यहाँ पे रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को हम अपने पास रखते तो उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नॉलेज को स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पे क्यों स्टोर कर रहे हैं, ताकि एआई जो है उन प्रॉब्लम्स के ऊपर अच्छे से सोच पाए और डिसीजन ले पाए। ठीक है, ये और भी आसान डेफिनेशन यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप ये दोनों पॉइंट्स भी लिख सकते हो, बाकी मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको बता दिया है कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे मेथड है ये रिप्रेजेंट करने, मेथड है ये रिप्रेजेंट करने का इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अगली बात यहाँ पे क्यों हम कर रहे हैं, ताकि जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ जाए, ताकि कंप्यूटर जो है उसको अच्छे से समझ पाए, उसको रीजन कर पाए, और रीजन करने के बाद ठीक है उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाए। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये आपस में जो है सब कुछ कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने नॉलेज को स्टोर करके रखा है, और फिर नॉलेज को स्टोर करने के बाद उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में करा और कंप्यूटर सिस्टम को दिया, ताकि वो बहुत अच्छे से उसको समझ के रीजन करके और यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है यानी कि सिर्फ डिसीजंस ले पाए, वो वाला काम यहाँ पे हो पाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है समझा दिया, आई होप। अब देखो यहाँ पे ना आपको ये क्लियर हो गया ना, तो आपको यहाँ पे उसकी नीड, उसकी टेक्निक, सब कुछ एक ही बार में समझ में आ जाने वाला है। मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इसकी नीड क्या है, नीड ये है कि हमको स्टोर करना पड़ता है। अभी मैंने आपको बात बताई कि आप मुझे एक बात बताओ, अभी डेफिनेशन में हमने ये बात पढ़ ली कि नॉलेज को स्टोर करना ही तो सबसे बड़ी नीड है। मतलब आप ये सोचो कि अगर कंप्यूटर सिस्टम नॉलेज को स्टोर ही नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो कंप्यूटर सिस्टम को यहाँ पे जो फैक्ट्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो रिलेशनशिप्स होती है, देखो अभी हमने यहाँ पे बात करी कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स, ठीक है, वही रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स फिर वहीं से आ जाते हैं आपकी क्रश वाली बात पे। अभी आप सोच ही रहे हो ना यार कि इसको या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि कैंटीन में यहाँ पे समोसा खिला के इम्प्रेस कर दूं, या फिर 4 लड़कों को मार के इम्प्रेस कर दूं। ये दो आपके क्या है, फैक्ट्स हैं। ठीक है, और रूल्स शायद कुछ और बोल सकते हैं कि यार देखो मारना पीटना सही बात नहीं है, समोसा खिला के हम यहाँ पे काम चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली बात तो यही जा रही है ना कि यहाँ पे सबसे पहला बात तो यही थी कि यहाँ पे नॉलेज को स्टोर करना ही सबसे इम्पोर्टेंट था। तो नॉलेज में क्या क्या आता है, नॉलेज में क्या क्या आता है, नॉलेज में आता है फैक्ट्स आते हैं, रूल्स आते हैं, और यहाँ पे रिलेशनशिप्स ऑफ जितनी भी वर्ल्ड होती है या बाकी इन्फॉर्मेशन, वो सब यहाँ के आता है। तो यहाँ पे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में नॉलेज को स्टोर करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देन बात कर सके कि अब देखो नॉलेज तो स्टोर हो गया, लेकिन यार उसकी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स भी तो सॉल्व करनी है, मतलब उसको अप्रोच भी तो करना है क्रश को। ऐसा ही थोड़ा कि समोसा खिला के बस ठीक है प्रपोज कर दिया, लेकिन वहाँ पे हमको कुछ मतलब वो भी तो बोलना है ना कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना, डिसीजंस को लाना है। ठीक है, तो रीजनिंग को परफॉर्म करना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। और यहाँ पे रीजनिंग परफॉर्म करना मतलब सोल्यूशंस निकालना, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे अगर हम ये सब काम कर रहे हैं तो भाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से सॉल्व हो जा रही है। और अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से समझ हो पा रही है तो यहाँ तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है। ठीक है, हमारी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ रही है, और यहाँ पे लर्निंग और इन्फेरेंस में भी ये काफी हेल्प करता है। अब इस दो वर्ड्स का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना है, लर्निंग एंड इन्फेरेंस। ठीक है, लर्निंग का मतलब होता है कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने चैट जीपीटी से इस बारे में पूछा कि यार मैं कैसे प्रपोज करूँ। ठीक है, तो हो सकता है किसी और ने भी किसी दिन यही क्वेश्चन पूछा होगा, तो जो उसका एक्सपीरियंस है ना उससे यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा मान लो कि जब किसी और ने किया होगा, उसने बोला होगा कि यहाँ पे मैं ना फूलों का बुके जो है वो बनवा के हमें अपनी क्रश को इम्प्रेस करना है। ठीक है, तो चैट जीपीटी जो है उस नॉलेज को यहाँ पे स्टोर करके रख लेता है, उसमें से लर्न कर लेता है कि अच्छा ये भी एक तरीका है।
और यहाँ पे आपको वो जो है ऑप्शन देता है कि हाँ आप जो क्या करो, आप जो है आप भी बुकिंग वाला ऑप्शन ट्राई करो, ठीक है। और इन्फेरेंस का मतलब सिंपल सा होता है कि जो भी हमारी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें से एक नया कंक्लूजन बनाना। मतलब आपने मान लो फॉर एन एग्जाम्पल चैट जीपीटी को लिख दिया कि जो मेरी क्रश है ना, उसका फेवरेट कलर येलो है, ठीक है, और उसको जो है फ्लावर्स बहुत पसंद है, तो आपको चैट जीपीटी क्या करेगा ना, एक नया कंक्लूजन बना के देगा। मतलब अगर मान लो येलो कलर उसको पसंद है और उसको फ्लावर पसंद है, तो कौन सा कलर पसंद हो सकता है, येलो। ऐसा कौन सा फ्लावर है जो येलो कलर का हो सकता है, ऑब्वियसली सनफ्लावर, ठीक है। तो आपको वो क्या करेगा, एक नया सा इंफॉर्मेशन बना के दे देगा इन्फेरेंस की, यहाँ पे आप क्या करो, सनफ्लावर से जाके उसको प्रपोज करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात आती है टू अनेबल कम्युनिकेशन। तो ऑब्वियसली बात है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ना आपके कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। अभी आप जब आगे जाके थोड़ा सा एनएलपी हम पढ़ेंगे एक यूनिट में, जिसमें आपको समझ में आएगा कि एनएलपी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, मतलब ह्यूमन के कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी नीड्स की, तो सिंपल से इसकी नीड्स है कि यहाँ पे ये नॉलेज को स्टोर करने में, ठीक है, नॉलेज को स्टोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी बहुत ईजिली सॉल्व हो जाती हैं। और कैसे हो जाती है, क्योंकि उसमें रीजनिंग परफॉर्म होती है, ठीक है, उसमें रीजनिंग परफॉर्म होती है, तो इससे क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है, इससे हमारी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, लर्निंग एंड इन्फेरेंस भी जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, और कम्युनिकेशन भी अनेबल होता है, ठीक है। तो ये सारी जो है नीड्स है, ठीक है। वापस से एक बार देख लेते हैं, देखो स्टोर, नॉलेज स्टोर करना, उस पर रीजन करना, रीजन करने के बाद जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बहुत ही चुटकियों में सॉल्व हो जाना, मतलब हमारे पास यहाँ पे एफिशिएंसी बहुत ही अच्छे से बढ़ रही है। एफिशिएंसी बहुत अच्छे से बढ़ रही है यानी इम्प्रूव भी यहाँ पे हो रहा है हमारा सिस्टम, और इम्प्रूव होने के साथ उसमें लर्निंग और इन्फेरेंस वाला भी बढ़ रहा है, और ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है उसको भी ये अनेबल बहुत ही अच्छे से कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये हो गई नीड्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। आई होप मैंने इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत ही आसान है, और मैं अगर आपको बात कहूँ तो ये एज सच आपके सिलेबस में डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप जो है इसको क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में दो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आते हैं, प्रपोजिशनल लॉजिक एंड प्रिडिकेट लॉजिक। तो प्रपोजिशनल और प्रिडिकेट लॉजिक जो है वो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप अभी आगे इसको पढ़ोगे कि इसको क्या होता है, फैक्ट्स और रूल्स पे बेस्ड अप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे आप जब देखोगे ना प्रपोजिशन और प्रेडिकेट लॉजिक, आपको एक ही बार में सारा कुछ समझ में आ जाएगा, और जब आप उसका कंपैरिजन कर लोगे तो आपको बिल्कुल ही वो पूरा जो टॉपिक है वो एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे पास रू रू में वो टॉपिक बस चुका है, ठीक है। फिर सिमेंटिक नेटवर्क की बात करूँ तो सिमेंटिक नेटवर्क क्या होता है, नोड्स और लिंक्स, ठीक है। नोड्स और लिंक्स जो होती है, आपने यहाँ पे डीएस डेटा स्ट्रक्चर में आपने क्या पढ़ा होगा, ग्राफ करके एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा नोड्स होते हैं और लिंक्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या शो करते हैं, रिलेशनशिप शो करते हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो एक सिमेंटिक नेटवर्क है, ठीक है। इसको आप यूनिट नंबर 3 में पढ़ोगे, फ्रेम रिप्रेजेंटेशन, ये भी डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो एक स्ट्रक्चर रिकॉर्ड्स बनते हैं उसके फ्रेम। हम जब यूनिट 3 करेंगे तब उसमें हम जो है ये बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। प्रोडक्शन रूल्स में, प्रोडक्शन सिस्टम में आपने अगर इसको फर्स्ट यूनिट में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो प्रोडक्शन रूल्स करके आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, प्रोडक्शन सिस्टम, जिसमें आपको पता होगा कि हमारे पास यहाँ पे रूल्स होता है, फिर वर्किंग मेमोरी होता है, फिर इन्फेरेंस इंजन होता है। तो नॉलेज बेस में रूल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, इफ देन रूल्स होते हैं, जो कि नॉलेज को रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन भी होता है, स्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, ठीक है। अभी आप यूनिट नंबर 3 में और थोड़ा सा देखोगे कि स्कीमास भी होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास सिमेंटिक नेटवर्क, कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी भी होता है, तो ये थोड़ा सा और वास्ट टॉपिक है, लेकिन स्टिल यहाँ पे अगर आपको नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा कॉपी भरने वाला काम इसमें अगर करना है, तो डेफिनेटली ये टॉपिक उसके लिए बेस्ट है, जो एज सच आपके सिलेबस में डायरेक्टली गिवन नहीं है, ठीक है। तो याद रखना कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रिडिकेट और प्रपोजिशनल आता है, जिसमें यहाँ पे परफेक्ट जो है फैक्ट्स और रूल स्टोर होते हैं। देन हमारे पास स्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन आता है, जिसमें डेली एक्टिविटी सीक्वेंस वाइज इवेंट्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि आप बोल लो रेस्टोरेंट जा रहे हो, बैंक जा रहे हो, ये सारे इवेंट्स। देन हमारे पास यहाँ पे स्कीमास भी आता है, जो यूनिट नंबर 3 में आप पढ़ोगे। फ्रेम्स आता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि डेटा
डेटा स्ट्रक्चर में रिकॉर्ड्स जो होते हैं, स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड्स, उनको हम बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट्स और उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सिमेंटिक नेटवर्क होता है, जिसमें आपके पास एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है, जिसमें नोड्स और लिंक्स होते हैं जिनसे ऑब्जेक्ट्स जो है पेयर अप होते हैं। एंड यहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें नॉलेज बेस में आपने पढ़ रखा होगा कि इफ देन करके यहाँ पे रूल्स जो हैं वो स्टोर होते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में सिमेंटिक नेटवर्क, स्क्रिप्ट, स्कीमास, फ्रेम्स एंड कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी, ये सारी चीज़ें जो है आती हैं। तो वहाँ पे भी ये सारा चीज़ें जो है रिपीट होंगी, तो आई गेस आपको वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये वहाँ के लिए भी आपको मैं समझा रही हूँ कि वहाँ पे इन सब के बीच में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और इन सब का जो है आपको जो थ्योरेटिकल इनका क्या कंडीशंस है, प्रॉपर्टीज़ है, वो सब भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो उसका हम यूनिट नंबर 3 में बात करेंगे, अभी मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं ले जाऊँगी। लेकिन मैं फिर से कह दे रही हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये बिल्कुल भी आपका, जो मैं कह सकती हूँ कि आप ये कह लो कि आपको लग रहा हो कि ये बिल्कुल हमारे सिलेबस में है, तो मैं बिल्कुल आपको ये मुंह से कहूँगी कि सिलेबस में ये नहीं है। ये बस एक कॉपी भरने वाला टॉपिक है। अभी तक आपको नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और उसकी जो नीड्स है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। लेकिन अगर देखो यार, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन उतना सा आता तो आप उतना सा नहीं लिख सकते, ऑब्वियस सी बात है। कॉपी थोड़ा सा भरना वाला सिस्टम आना चाहिए एआई में, तो एआई वाले काम में आपको ये भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आई गेस ये इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे हमको नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को मतलब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हमसे नहीं हो पाता या डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत सिंपल सा पहले तो बता देती हूँ, पूरा एक छोटे में बता देती हूँ, फिर मैं आपको पूरा थ्योरी वाइज इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। देखो, तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है, हम एक चीज सोचते हैं कि रियल वर्ल्ड में जब हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं ना, तो रियल वर्ल्ड में कभी भी आप एक चीज नोटिस करना कि इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो कभी भी कंप्लीट, क्लियर और स्टेबल नहीं होती। ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, कंप्लीट, क्लियर एंड स्टेबल, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में एक बात याद रखना कि कभी भी, ठीक है, रियल वर्ल्ड में कभी भी यहाँ पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट, क्लियर एंड स्टेबल नहीं होती है। तो इसकी वजह से हमें 4 प्रॉब्लम्स आती है, दैट इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, uncertainty and ambiguity, and the last one is dynamic knowledge, ठीक है। इनकम्प्लीट नॉलेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अधूरा ज्ञान, ठीक है। अनसर्टेनिटी नॉलेज का मतलब क्या होता है कि जिसकी 50-50% प्रोबेबिलिटी हो, जो अनसर्टेन हो, मतलब यहाँ पे हो सकता है और हो सकता है नहीं, मतलब वो एक जो हम शब्द बोलते हैं ना, मे बी, वैसा वाला सीन हो, ठीक है। एम्बिग्यूटी की बात करूँ तो एम्बिग्यूटी मतलब यहाँ पे एक ही चीज के बहुत सारे मतलब निकल रहे हो, उसको हम एम्बिग्यूटी कहते हैं। डायनामिक नॉलेज, डायनामिक नॉलेज का सिंपल सा मतलब होता है टाइम के साथ अगर चीजें चेंज हो रही है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट नॉलेज की बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि समटाइम्स नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए रहती है प्रॉब्लम के बारे में, वो अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। जो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अवेलेबल नहीं होती है। तो एआई को क्या करना पड़ता है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन के साथ ही हमें काम करना पड़ता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि डॉक्टर जो है वो एक डिजीज को ठीक कर दे विदाउट सारी टेस्ट रिपोर्ट्स देखे हुए, मतलब आपने इतनी सारी टेस्ट रिपोर्ट्स करवाई, मतलब डॉक्टर तो उन्हें देख ही नहीं रहा है, वो तो अपना इलाज ऐसे ही करते जा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक इनकम्प्लीट नॉलेज हो गया। अनसर्टेन नॉलेज क्या हो गया, अनसर्टेनिटी नॉलेज क्या हो गया, बेसिकली आप ये बोल दो कि जब इंफॉर्मेशन अनसर्टेन होती है, प्रोबेबिलिस्टिक होती है, तो इसमें क्या करता है एआई जो है वो अपनी प्रोबेबिलिटी का ज्ञान लगाकर, अनसर्टेनिटी का ज्ञान लगाकर, फजी लॉजिक्स का ज्ञान लगाकर क्या करता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे अक्कल लगाता है और यहाँ पे बता देता है कि ये आपका आंसर होगा। लेकिन वो 100% कभी भी एक्यूरेट नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है वेदर प्रिडिक्शन। अब क्या करता है एआई, देखना एक काम करता है, वो कहता है पास्ट रिजल्ट्स में से जाता है और जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम बार अकर होता है ना, वैसा ही आपको उठा के चीज दे देता है। लेकिन अब वही बात नहीं कि 100% लॉजिकल तो है ही नहीं, 100% लॉजिकल और एक्यूरेट वो है ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एम्बिग्यूटी की। तो एम्बिग्यूटी का क्या होता है कि जब एक इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे मतलब और बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं, तब जो है एआई जो है करेक्ट मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी फाइंड करता है, ठीक है। जैसे कि द सेंटेंस ही सॉ द मैन विथ अ टेलीस्कोप हैज 2 पॉसिबल मीनिंग्स। तो यहाँ पे ही सॉ अ मैन विथ टेलीस्कोप के 2 मीनिंग कैसे हो गए कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उसने एक आदमी को टेलीस्कोप के साथ देखा या उसने एक आदमी को टेलीस्कोप के अंदर से देखा।
तो ये हो गई एम्बिग्युइटी। अब यहाँ पे उनको पता ही नहीं कि कौन सा सेंटेंस का क्या मीनिंग है, तो यहाँ पे जब हमें नहीं पता रहता कि क्या सही इंटरप्रिटेशन है, क्या उसमें मतलब अनसर्टेनिटी चीज़ है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इसी वजह से जो एआई है वो प्रॉप में फंस जाता है और सही सोल्यूशन, करेक्ट मीनिंग वाला सोल्यूशन जो है फाइंड नहीं कर पाता है। डायनेमिक नॉलेज तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि नॉलेज बहुत बार चेंज होता रहता है टाइम के साथ में। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कि अब ऐसा हो गया कि पहले बहुत सालों पहले कुछ स्कीम चला करती थी, ठीक है, लेकिन अब नहीं चलती है, और हमने एआई से पूछा, अब एआई अभी भी बोल रहा है कि यार आप जाके देख लो कि ये स्कीम अभी भी चल रही है, तो वो तो पागलपना हो गया ना। कि यहाँ पे अब मान लो कि टाइम के साथ चीजें चेंज हो रही हैं, तो एआई को भी उसके साथ क्या होना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए हर एक चीज के साथ, और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को ही हमें क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। तो जैसे स्टॉक मार्केट के यहाँ पे प्राइस चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो जैसे जो एआई यूज होते हैं ना यहाँ पे कुछ सजेशंस देने के लिए, स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो एआई सजेशंस देते हैं, तो उसमें एआई को जो उनके प्राइसेस से अपडेट रहना चाहिए, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स के चारों के एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। बाकी प्रॉब्लम्स तो आपको पता है कि यहाँ पे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रियल वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिक्कत है, कि वो कभी भी कंप्लीट, क्लियर और स्टेबल नहीं रहती। बाकी यहाँ पे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है तो एआई को डिफिकल्ट होता है मिसिंग इन्फॉर्मेशन के साथ काम करना, लेकिन स्टिल वो करता है। एग्जाम्पल हमने देखा डॉक्टर वाला। नेक्स्ट हमने बात करी अनसर्टेन नॉलेज की, तो अनसर्टेन नॉलेज जो रहता है वो भी बहुत दिक्कत देता है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी और फजी लॉजिक्स का यूज करके जो एआई है प्रिडिक्ट करता है, जैसे कि वेदर प्रिडिक्शन। देन द नेक्स्ट थिंग इज एम्बिग्युइटी, जब एक ही चीज के बहुत सारे मीनिंग्स हो, इंटरप्रिटेशंस हो, तो जो एआई है वो क्या करता है, एआई जो है यहाँ पे सिंपली करेक्ट मीनिंग को फाइंड आउट करने में बहुत ही उसको डिफिकल्टी होती है, पर लेकिन स्टिल वो कुछ भी मीनिंग फाइंड आउट कर देता है, तो वहाँ चीजें गलत हो सकती है। जैसे कि हमने एक सेंटेंस देखा ही था, इस एक सेंटेंस को भी याद कर लेना ताकि आप वहाँ पे एग्जाम्पल में लिख पाओ। एंड द लास्ट थिंग इज कि यहाँ पे डायनेमिक नॉलेज जो ऐसा नॉलेज जो कि चेंज होता रहता है टाइम के साथ में, तो एआई को उसके साथ अपडेटेड रहना चाहिए। आप कोई भी स्कीम का या फिर स्टॉक मार्केट वाला एग्जाम्पल अच्छे से लिख सकते हो। आई गेस यहाँ पे आपको नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है कि जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आपके लिए यहाँ पे एक खुशखबरी भी ये है कि आपका जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मतलब फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है चैप्टर का, जो मैंने पार्ट 1 आपको बताया था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम प्रपोजिशनल एंड प्रिडिकेट लॉजिक करने वाले हैं एंड उनके बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, पार्ट 2 में हमारे पास यहाँ पे चैप्टर का जो पार्ट 2 है उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती है, प्रपोजिशनल, और यहाँ पे बात करूँ तो प्रिडिकेट, यहाँ पे लॉजिक, लॉजिक जो है आता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रपोजिशनल लॉजिक, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। प्रिडिकेट लॉजिक भी बहुत सिंपल है और ये भी बहुत सिंपल है। बस यहाँ पे क्या होता है ना, चीज़ों को समझाने वाला वैसा होना चाहिए तो आपको चीज़ें बहुत ही सिंपल लगेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करती हूँ प्रपोजिशनल लॉजिक की, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है। ऊपर जब हम टाइप्स एंड टेक्निक्स पढ़ रहे थे तब यही पढ़ के आए थे, बिल्कुल यही पढ़ के आए थे। वेयर स्टेटमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज सिंपल प्रोपोजिशंस दैट आर ईदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे बेसिकली बस ये क्या आपको याद रखना है कि यहाँ पे प्रपोजिशनल लॉजिक जो है इसकी डेफिनेशन में बहुत ही सिंपल है कि बस ये एक टाइप ऑफ क्या है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम सिंपल स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रपोजिशन के फॉर्म में यहाँ पे बताते हैं, जो कि या तो ट्रू हो सकते हैं या तो फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे दो चीज़ें और आती है जो होती है सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स, ठीक है। तो ये पढ़ना पड़ता है। बाकी लॉजिकल कनेक्टिव्स और ट्रुथ टेबल यहाँ पे मुझे पता है जितने भी बच्चे देख रहे होंगे उन सबको आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंटेक्स और सिमेंटिक्स और देख लो तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या होता है, अब ध्यान से सुनना कि यहाँ पे कुछ प्रपोजिशनल सिंबल्स यूज होते हैं जैसे कि पी क्यू आर, ठीक है। और यहाँ पे इनको हम लॉजिकल कनेक्टिव्स के थ्रू पे यहाँ पे जोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर बात करूँ कि यहाँ पे सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स क्या क्या होते हैं, तो सिंटेक्स जो होता है, ठीक है, सिंटेक्स सिंपली वो होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, प्रोपोजिशनल सिंबल्स का, जैसे हो गया पी क्यू आर, और उनके बीच में हम जैसे ये एरो वगैरह ये सब सिंबल्स लगाते हैं, कनेक्टिव्स बोलते हैं हम उनको, लॉजिकल कनेक्टिव्स वो लगा देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, सिंटेक्स, ठीक है। अब बात करो सिमेंटिक्स की,
तो ये क्या करता है, ये मीनिंग बताता है उन प्रपोजिशंस का और डिटरमाइन करता है ट्रुथ वैल्यू कि वो ट्रू होंगे या फिर फॉल्स होंगे, ठीक है। तो अगर बात करूँ कि सिमेंटिक्स क्या होता है, तो सिमेंटिक्स सिंपल सी बात है कि अब हमारे पास यहाँ पे पूरा एक स्टेटमेंट तो बन गया प्रपोजिशनल वाले फॉर्म में, तो यहाँ पे ये उसका मीनिंग बताता है, ठीक है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू भी डिटरमाइन करता है, ट्रुथ वैल्यू, कि वो ट्रूथ है या फिर ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। चलिए, अब वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए हमको कनेक्टिव का मतलब पता होना चाहिए और उनका ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ पे एंड और का ट्रुथ टेबल तो बहुत अच्छे से आता होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैंने सिर्फ एंड का लगा रखा है, लेकिन देखो अब यहाँ पे पहले मैं लॉजिकल कनेक्टिव्स कवर कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं ट्रुथ टेबल पे आऊँ, ठीक है। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स आप जरूर लिख के आना। तो इसमें सबसे पहला क्या रहता है, नॉट, जिसके क्या होता है, जिसको हम बोल सकते हैं निगेशन, या फिर आप कह लो कि अगर आप इसको समझना चाहते हो तो सिंपल सी बात है कि जो भी हमारे पास चीज़ है अगर उसमें से हम उसका अपोजिट हटा दें तो वो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, मतलब जो हमने हटाया वो क्या हो जाएगा, निगेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बनाते कैसे हैं, यहाँ पे ये लिखा है, तो ये हो गया निगेशन। फिर हम बात करते हैं एंड की, तो ऊपर ऊपर की तरफ का जो एरो होता है वो होता है एंड का, और नीचे की तरफ का जो एरो होता है वो होता है और का, ठीक है। तो एंड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर, ठीक है, दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा, मतलब अगर मान लो दोनों की वैल्यू, थोड़ा आपको यहाँ पे जब आपने बी ट्रिपल ई वाला सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ये डिजिटल सिस्टम्स वाला पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ पे वन वन वाली वैल्यू जो है समझ में आई होगी, ठीक है, ट्रुथ टेबल में। तो जब यहाँ पे दोनों वन वन होते हैं तो ही हमारा आंसर वन आता है। अगर इसमें से एक भी जीरो हुआ तो हमारा आंसर क्या होता है, जीरो, यानी कि अगर एक भी फॉल्स हुआ तो हमारा आंसर यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। तो दोनों ट्रू होना मैंडेटरी है, तभी हमारा ट्रू आएगा, नहीं तो अगर कुछ भी चेंज उधर उधर हुआ तो यहाँ पे हमारा फॉल्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वाले में यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए, आपको याद रखना कि और वाले में क्या होना चाहिए, और वाले में एटलीस्ट एक जो है हमारा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। देन कम्स इज यहाँ पे इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर इफ पी, ठीक है, जैसे पी और क्यू के बीच में इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीकेशन लगा है, तो यहाँ पे कैसे बोलिए कि अगर पी है तो क्यू होगा, इफ पी देन क्यू, ठीक है। और बाय कंडीशनल में क्या है कि दोनों की ट्रुथ वैल्यू ही सेम है, मतलब दोनों का यहाँ तो जीरो है, दोनों का यहाँ तो वन है, ठीक है, दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गए लॉजिकल कनेक्टिव्स। ट्रुथ टेबल में देखो मैंने यहाँ पे जैसा बताया था कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एंड जब पढ़ा था तो एंड में क्या था कि कोई ना कोई जो है दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आंसर ट्रू होगा। तो यहाँ पे देखो ट्रू ट्रू, तो आंसर क्या होगा, ट्रू ट्रू, फॉल्स, तो यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू, अगेन फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। तो जब दोनों ट्रू थे बस वही ट्रू था, बाकी हर जगह कहाँ आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है। अब ये तो ट्रुथ टेबल हो गया, आप ऐसा सिर्फ देखो, अब यहाँ पे ट्रुथ टेबल आप सिर्फ बना सकते हो एंड के और की, ठीक है, और किसी के आप नहीं बना सकते हो इसमें ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जाम में भी जब ट्रुथ टेबल बना के आओ तो यहाँ पे आप एंड और की ही बना के आना, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एंड की बना रखी है, जगह नहीं थी, आप और की आराम से बना सकते हो। और की में याद रखना कि आपका एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए, तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बस आपको ना एक पैटर्न याद रखना है, कभी भी आप प्रपोजिशनल लॉजिक पे जा रहे हो ना, आपको सिर्फ एक पैटर्न याद रखना है कि हमने से याद किया था कि डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन बहुत आसान थी कि जिसमें वो कन्वर्ट कर देता है प्रपोजिशन और फिर हमको बताता है कि ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे था सिंटेक्स और सिमेंटिक्स। सिंटेक्स में हमने देखी कि क्या यहाँ पे पी क्यू आर होता है, और पी क्यू आर के साथ हमने देखा कि लॉजिकल कनेक्टिव होता है, एग्जाम्पल दे दिया। सिमेंटिक्स में उसी का ही मीनिंग बताता है प्रपोजिशन का और वैल्यू प्रिडिक्ट करता है ट्रू और फॉल्स की। फिर यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव जो थे सारे उनको डिस्कस कर लिया, और एंड और वाला ट्रुथ टेबल हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। और आप चाहो तो सिर्फ एक ही ट्रुथ टेबल बना सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे कि ऐसे बनाते हैं स्टेटमेंट्स को, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे प्रिडिकेट लॉजिक की, ठीक है। तो प्रिडिकेट लॉजिक, अब आपने जब एक बार प्रपोजिशनल पढ़ लिया ना, तो प्रिडिकेट लॉजिक पढ़ना और भी यहाँ पे आसान हो जाता है, ठीक है। कैसे, ध्यान से सुनना। तो प्रिडिकेट लॉजिक की डेफिनेशन क्या होती है, प्रिडिकेट लॉजिक इज अ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक विच एक्सटेंड्स प्रपोजिशनल लॉजिक, जहाँ पे प्रेडिकेट्स, वेरिएबल्स एंड क्वांटिफायर्स जो है वो और कॉम्प्लेक्स नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो ध्यान से सुनना कि जिन बच्चों को इसकी डेफिनेशन याद करने में दिक्कत आ रही है वो सिर्फ ये तीन वर्ड ध्यान में रखना, प्रेडिकेट, क्वांटिफायर्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नॉलेज, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो प्रेडिकेट लॉजिक है ना वो एक फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है, जो कि थोड़ा सा क्या करता है, एक्सटेंड करता है यहाँ पे प्रपोजिशनल वाले को ही, और उसमें क्या क्या ऐड कर देता है, प्रिडिकेट ऐड कर देता है, वेरिएबल्स ऐड कर देता है, क्वांटिफायर्स ऐड कर देता है,
और यहाँ पे ये तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद क्या करता है, कॉम्प्लेक्स नॉलेज जो रहता है ना उसको यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करवाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि प्रिडिकेट क्या होता है और क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम इसका एग्जांपल देते हैं। ठीक है, प्रिडिकेट यहाँ पे क्या करते हैं ना, रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टी और रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पे रिलेशन या प्रॉपर्टी हम इसमें देखते हैं। ठीक है, आप ये बस दो याद रखना कि प्रिडिकेट क्या होते हैं, प्रॉपर्टी या फिर रिलेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी या फिर रिलेशन तो ध्यान से सुनना, जैसे ह्यूमन जो है उसको हमने यहाँ पे एक ही वेरिएबल से जस्टिफाई कर दिया एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आप मुझसे ये कोई नहीं पूछना कि यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स यहाँ पे है एक्स और वाई। ठीक है, प्रिडिकेट की बात कर रही हूँ जिसमें प्रॉपर्टी और रिलेशन आएगा, जैसे ह्यूमन जो है वो एक ही है तो यहाँ पे एक्स। ठीक है, और लव्स एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे समझ में आया कि जो एक्स है वो वाई को लव करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये रिलेशन भी होगा, प्रॉपर्टी भी समझ ली। तो प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है ह्यूमन एक्स और यहाँ पे रिलेशन का एग्जाम्पल है लव्स एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें क्वांटिफायर्स, तो क्वांटिफायर्स दो तरीके के होते हैं, यूनिवर्सल एंड एक्सटेंटेंशियल। ठीक है, तो यूनिवर्सल क्या होता है, जिसमें उल्टा ए होता है। ठीक है, यूनिवर्सल में उल्टा ए जो कि होता है फॉर ऑल, एंड एक्सटेंशियल में होता है यहाँ पे हमारा लॉजिक दैट देयर एग्जिस्ट, मतलब उल्टा ई देयर एग्जिस्ट। मतलब यहाँ पे ये दो वर्ड आपको बहुत अच्छे याद रखने हैं। देखो, यूनिवर्सल क्वांटिफायर उल्टा ए फॉर ऑल, एंड नेक्स्ट हमने देख लिया एक्सटेंशियल यहाँ पे क्वांटिफायर जो कि होगा उल्टा ही, जो कि होता है देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखो, आप एग्जाम्पल देखो, जैसे कि यहाँ पे अब ये उल्टा ए है, तो उल्टा ए का मतलब हमने यहाँ क्या पढ़ा था, फॉर ऑल। ठीक है, इनटू ह्यूमन एक्स हमने ये पढ़ लिया था कि ये प्रॉपर्टी है। फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या देखा, इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। ठीक है, तो या तो इफ हमने ये ऊपर ही यहाँ पे पढ़ा था इम्प्लीमेंटेशन वाला कि यहाँ पे इफ पी देन क्यू, तो यहाँ पे यही बस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कैसे आ गए यहाँ पे कि यहाँ पे फॉर ऑल ह्यूमन, ओके फॉर ऑल ह्यूमन, और यहाँ पे जो है ये क्या हो गया, अगर ये मतलब यहाँ पे अगर सारे ह्यूमन जो है, अगर सारे ह्यूमन है एक्स, तो वो क्या हो जाएंगे, जिंदा होंगे, मॉर्टल होंगे, तो ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। ठीक है, तो फॉर नहीं लिखोगे आप, जैसे बस नॉर्मली आपने क्या लिख दिया कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। ठीक है, इफ ह्यूमन है तो वो मॉर्टल होगा। देन देयर एग्जिस्ट स्टूडेंट। ओके, सो अब यहाँ पे देखो एक ही स्टूडेंट है, एक्स क्या है, एक ही स्टूडेंट है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट वन स्टूडेंट, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी याद कर लिया कि यहाँ पे फॉर ऑल का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, एंड यहाँ पे एक आपने यहाँ पे एक्सटेंशियल का भी कर लिया कि यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्टूडेंट, क्योंकि एक ही एक्स था। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, थोड़ा सा इसका आपको अगर रियल लाइफ एग्जांपल भी देखना है, तो जैसे अगर मान लो कि हमने एक्स की जगह बस यहाँ पे राम डाल दिया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो देखो फैक्ट क्या था, वही फैक्ट रूल एंड कंक्लूजन। ठीक है, आपको चलना देखो यहाँ पे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में या प्रोडक्शन सिस्टम में चलना इसमें ही रहता है कि फैक्ट रूल और कंक्लूजन। ठीक है, तो फैक्ट क्या था, फैक्ट ये था कि यहाँ पे हमारे पास जो थे ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन कौन था, राम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि फॉर ऑल ह्यूमन, ठीक है, फॉर ऑल ह्यूमन एक्स, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया था, ये एक मतलब रूल है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है कि अगर ये एक्स जो है वो मॉर्टल हो जाएगा, तो यानी राम भी क्या होगा, मॉर्टल होगा। बस आपको एक्स की जगह राम की वैल्यू डाल देनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा प्रेडिकेट लॉजिक भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रेडिकेट लॉजिक में ना बस आपको यहाँ पे अगेन वही मैंने बोला है कि सही आपको एक फॉर्म याद रखना है। जैसे यहाँ पे प्रपोजिशन वाले में हमने रखा था डेफिनेशन, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड ट्रुथ टेबल। यहाँ पे भी आपको बस यही याद रखना है, डेफिनेशन, वेरिएबल, प्रिडिकेट, क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स के एग्जांपल एंड रियल लाइफ के रिप्रेजेंटेशन, जिसमें फैक्ट रूल एंड कंक्लूजन आपको याद यहाँ पे रखना है। और प्रिडिकेट मत भूल जाना, बहुत अच्छे से प्रिडिकेट याद कर लेना कि प्रॉपर्टी यहाँ पे रिलेशन होता है, और यहाँ पे क्वांटिफायर्स कितने होते हैं, यूनिवर्सल जो कि होता है उल्टा ए फॉर ऑल, एंड यहाँ पे उल्टा ई जो कि होता है एक्सटेंशियल क्वांटिफायर जो कि होता है देयर एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपैरिजन की। बहुत ही आसान कंपैरिजन है, 7 पॉइंट्स का कंपैरिजन लिखवा दिया जो कि मोर देन इवन है 7 नंबर्स के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर बात करें तो एक्सप्रेसिवनेस की। एक्सप्रेसिवनेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि कौन ज़्यादा एक्सप्रेसिव और कौन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है प्रपोजिशन वाला जो थोड़ा कम एक्सप्रेसिव है, आप देखते हो क्योंकि लिखने में भी ज़्यादा बड़ा कौन है, यही है, प्रेडिकेट ही है, तो प्रपोजिशन वाला कम एक्सप्रेसिव हमारे पास है। ठीक है, फिर वेरिएबल्स किस में होते हैं, क्वांटिफायर्स किस में होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स से करते हैं, तो सिंपल स्टेटमेंट्स के लिए करते हैं, और इसमें कॉम्प्लेक्स रिलेशंस के लिए करते हैं। एग्जाम्पल एक दे देना, एप्लीकेशन, सिंपल रीजनिंग, एडवांस रीजनिंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी भी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है,
तो बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख लेना कि सबसे पहले हम रखेंगे एक्सप्रेसिवनेस, ठीक है, फिर हम रखेंगे यहाँ पे कि किसमें वेरिएबल्स यूज होते हैं, किसमें क्वांटिफायर्स यूज होते हैं, फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, फिर इसमें एप्लीकेशन हम किस किस में करते हैं, एंड अगर बात करूँ तो एप्लीकेशंस के बाद हम इसमें कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो किसकी ज़्यादा है, एंड द लास्ट थिंग इज एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कंपैरिजन में कुछ भी याद नहीं रखना है, बहुत ही आसान सा कंपैरिजन है। आप यहाँ जाओ यहाँ वहाँ जा जाके बहुत सारी चीज़ें नोटिस करोगे, लेकिन नहीं लिखना है, ठीक है। बट अगर देखो ये की बात है कि अगर आपको बड़ा क्वेश्चन आता है ना, तो ऊपर वाला भी जो मैंने सब बताया है ना एक्स्ट्रा कंटेंट, जैसे अब इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट ये था कि सिंटेक्स सिमेंटिक्स, ठीक है, और लॉजिकल कनेक्टिव्स टू टेबल, उसमें हो जाएगा प्रेडिकेट्स, क्वांटिफायर्स, वेरिएबल्स, फिर उनके क्वांटिफायर्स का एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स एंड रिप्रेजेंटेशन, फैक्ट, रूल्स और कंक्लूजन का। तो वो भी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप 7 मार्क्स में बढ़ा के उसको लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर बता दूँ तो आपका पार्ट 2 प्रेडिकेट एंड प्रपोजिशनल लॉजिक यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम करने वाले हैं कुछ रिलेटेबल टॉपिक्स, वैसे इसके बाद एक रिजोल्यूशन, एक बड़ा टॉपिक आएगा, उसके बाद यहाँ पे उसी से ही कनेक्टेड यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स वाले टॉपिक्स आएंगे। चलिए, तो सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था वैसे तो, लेकिन एक छोटी सी यहाँ पे चीज़ रह गई थी कि एग्जाम्पल रह गया था और एप्लीकेशंस रह गए थे। वैसे एग्जाम्पल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, प्रपोजिशनल लॉजिक का भी और प्रेडिकेट लॉजिक का भी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को थोड़ी सी और दिक्कत आ रही है तो मैं यहाँ पे वापस बता देती हूँ कि क्या एग्जाम्पल जो थे प्रपोजिशनल लॉजिक के। तो प्रपोजिशनल लॉजिक का यहाँ पे एग्जाम्पल और बता देती हूँ कि जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो पी है वो क्या बोलता है कि यहाँ पे इट इज़ रेनिंग, और क्यों क्या बोलता है रोड इज़ वेट। तो यहाँ पे आप एक चीज़ खुद दिमाग लगाओ कि रास्ता कब गीला होगा, जब बारिश होगी। तो इफ़ पी देन क्यू, यानी कि इम्प्लीकेशन वाला जो यहाँ पे सिंबल है वो आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव से जाके भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे जो प्रेडिकेट लॉजिक का आता है, प्रेडिकेट लॉजिक का वही वाला सेम यार, देखो यहाँ पे फॉर ऑल ह्यूमन, एक ही ह्यूमन है तो प्रॉपर्टी एक्स, देन मॉर्टल भी एक प्रॉपर्टी है तो एक्स, और इम्प्लीमेशन मतलब यहाँ पे इफ ह्यूमन देन मॉर्टल, तो यहाँ पे ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रपोजिशनल लॉजिक्स कहाँ का यूज होते हैं। तो प्रपोजिशनल लॉजिक्स जो है सिंपल रीजनिंग में, ये हम ऊपर ऑलरेडी करके आ चुके हैं। देन अगर बात करें यहाँ पे डिजिटल सर्किट डिजाइन में और बेसिक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में होते हैं यहाँ पे। फिर प्रेडिकेट की बात करूँ तो एक्सपर्ट सिस्टम्स में, एनएलपीज में, एडवांस रीजनिंग सिस्टम्स में, एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर आपसे पूछा भी जा सकता है, थ्योरम प्रूविंग, जो कि हम आगे जाके करने वाले हैं इसी चैप्टर में, उसमें ये यूज होता है प्रेडिकेट लॉजिक, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम हमारे थर्ड पार्ट के ऊपर, जिसे मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स वाले टॉपिक यहाँ आते हैं, जैसे कि रिजोल्यूशन, रेफ्यूटेशन, डिडक्शन, एंड यहाँ पे जो है थ्योरम प्रूविंग करके एक टॉपिक आता है, वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विथ रेजोल्यूशन। इसमें सबसे बड़ा जो है वो रेजोल्यूशन ही हमारे पास है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे रेजोल्यूशन को। तो रेजोल्यूशन होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो क्या होता है, रेजोल्यूशन इज अ रूल ऑफ इनफेरेंस यूज्ड इन AI and logic to derive conclusions by eliminating contradictory literals from clauses, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप एक ही चीज़ ध्यान से सुनो कि यहाँ पे ये जो है एक तरीके का इन्फेरेंस, रूल ऑफ इन्फेरेंस है, जो कि एआई में यूज होता है, जिसमें लॉजिक हम क्या करते हैं, लॉजिक से डिराइव करते हैं कंक्लूजन। और कैसे करते हैं, बाय जस्ट एलिमिनेटिंग कॉन्ट्राडिक्टरी लिटरल्स फ्रॉम क्लॉजेस, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी लिटरल्स जो हमारे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, क्लॉजेस में से हटा लेते हैं। इट इज़ यूज इन थ्योरम प्रूविंग एंड ऑटोमेटेड रीजनिंग। थ्योरम प्रूविंग एंड ऑटोमेटेड रीजनिंग में इसका यूज होता है। और क्लॉजेस जो है उनको किसमें हम लिखते हैं, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म CNF। अब इससे डरना बिल्कुल भी मत, अभी मैं आपको जब रूल्स बताऊंगी इसका तब आप सीखोगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार डेफिनेशन और अच्छे से समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है, रेजोल्यूशन की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी होती है कि यहाँ पे ये एक तरीके का रूल ऑफ इन्फेरेंस है, जिसमें जो AI है वो लॉजिक्स का क्या करता है, यहाँ पे यूज करता है, लॉजिक्स का यूज करता है, और यहाँ पे कंक्लूजन्स जो है डिराइव करता है। लेकिन कैसे करता है, बाय एलिमिनेटिंग कॉन्ट्राडिक्टरी लिटरल्स
फ्रॉम क्लॉजेस, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी लिटरल्स जो हमारे पास होते हैं उनको क्लॉजेस से हटा देता है। और यहाँ पे ये जो है क्या करता है, थ्योरम प्रूविंग में इसका बहुत बड़ा यूज होता है, एंड एडवांस रीजनिंग या ऑटोमेटेड रीजनिंग में इसका बहुत बड़ा यूज होता है। और ये क्या करता है, क्लॉजेस को किस में कन्वर्ट कर देता है, वर्क करता है किस पे, जब ये रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्लॉजेस जो है हमारे पास यहाँ पे कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में लिखे होने चाहिए, उसी पे ये काम करता है। इट वर्क्स ऑन द क्लॉजेस रिटन इन कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे रूल्स बहुत अच्छे से सुनना, रूल्स कौन कौन से होते हैं, तो रूल्स हमारे पास इसमें होते हैं, रूल स्टेट्स दैट इफ वी हैव टू क्लॉजेस, ठीक है, तो इस तरीके से दो क्लॉजेस है जिसमें हमारे पास लिखा है ए एंड बी एंड नेगेशन ऑफ ए एंड बी, तो हमको प्रूव करना है यहाँ पे बी एंड सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल सी बात है, आपको जो दोनों क्लॉजेस में यहाँ पे दिख रहा होगा ए एंड नेगेशन ऑफ ए, उसको हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम कंबाइन अगर कर देंगे, कंबाइन मतलब एंड ऑपरेटर से अगर कंबाइन कर देंगे तो न्यू क्लॉज हमारा बन के आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजॉल्वेंट। तो ये रिजोल्यूशन रूल है कि जिसमें अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, दो क्लॉजेस दे रखे हैं, और उसमें अगर हमको कोई तीसरा प्रूफ करना हो तो आप उसमें बस क्या करो, जो निगेशन वाला है उसको आप ऐड कर दो, मतलब वो जो गिवन वाला रहेगा हमेशा सेकंड वाला ऐसा ही गिवन रहेगा जो निगेशन वाला होगा, तो आप उसको कैंसिल कर दोगे, तो बी एंड सी कंबाइन करके क्या बन जाएगा, रिजॉल्वेंट बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो काफ़ी इजी सा था। अब देखेंगे हम यहाँ पे रिजोल्यूशन इन प्रपोजिशनल लॉजिक, ये भी बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान से सुनना एक बार के लिए, आप लोगों को पूरा प्रोसेस जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है, और अगर ये क्लियर हो गया तो प्रिडिकेट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आगे आने वाले जो 3-4 टॉपिक है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो रेजोल्यूशन इन प्रपोजिशनल लॉजिक की अगर मैं बात करूं, तो इन प्रपोजिशनल लॉजिक रेजोल्यूशन इज अप्लाइड टू प्रपोजिशनल क्लॉजेस, ठीक है। तो प्रपोजिशनल लॉजिक जो होता है इसमें रेजोल्यूशन कैसे अप्लाई किया जाता है, प्रपोजिशनल क्लॉजेस को यूज करके इसमें अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम जो भी स्टेटमेंट होते हैं उसको सी एन एफ में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सी एन एफ में कन्वर्ट करना मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे नेगिएशन लगा देना, ठीक है। यहाँ पे बस मैं आपको अभी इतने बता, नेगिएशन लगा देना, हमको जो गोल है उसको क्या करना होता है, नेगिएट करना रहता है, एंड फॉर द प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, तो कॉन्ट्रडिक्शन की प्रूफ के लिए हमको क्या करते हैं, हमने पढ़ा था बाय एलिमिनेटिंग कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ लिटरल्स फ्रॉम क्लॉजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रडिक्शन का प्रूफ देना उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेगिएट करना पड़ेगा गोल को, और उसी नेगेटेड पार्ट को ऐड करना पड़ेगा क्लॉज सेट में, फिर रेजोल्यूशन रूल का लगा के, मतलब वो नेगेटेड वाला पार्ट और नॉर्मल वाला पार्ट काट के और उसको कंबाइन कर देना पड़ेगा, जिससे हमारा रिजॉल्वेंट आएगा। और अगर रिजॉल्वेंट में हमारे पास एम्प्टी क्लॉज आता है तो समझ जाना कि गोल हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो एक बार स्टेप्स बता देती हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल से भी एक बार क्लियर करा दूंगी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सी एन एफ में कन्वर्ट करते हैं, गोल को निगेट करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन को प्रूव करने के लिए, ऐड कर देते हैं निगेटेड गोल को क्लॉज सेट में, और फिर उसका रेजोल्यूशन रूल लगाते हैं, और अगर एम्प्टी क्लॉज सेट मिल जाता है तो समझ जाना गोल जो है हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है, P और Q, ठीक है। तो आप इसमें ना थोड़ा एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न करके जाना, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल्स का वहाँ दे नहीं रखा होगा ये स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से लर्न कराना कि यहाँ पे पी क्यू और टी दे रखा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करा हमने यहाँ पे सी एन एफ में कन्वर्ट किया। सी एन एफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट वाले को बस यहाँ पे आपको निगेशन लगा देना है, ठीक है। और बस ऐसे सोच के लगाना कि हमारे पास पी और पी मतलब यहाँ पे रेजोल्यूशन रूल लगता है। अब जैसे हम ऐड करेंगे तो पी निगेशन और पी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे क्यू जो है प्रूफ करना था, हमको यहाँ पहले लिखा था कि क्यू प्रूफ करना है, तो क्यू जो है वो प्रूव हो जाएगा, तो हमारा गोल अचीव हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा केस था प्रपोजिशनल लॉजिक में, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रेजोल्यूशन इन प्रिडिकेट लॉजिक, तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। क्या करना है पहले ध्यान से सुनो, बस इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। तो इसमें बस एक एक्स्ट्रा स्टेप हमारे पास यहाँ पे जुड़ जाती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इन प्रिडिकेट लॉजिक रेजोल्यूशन इज सिमिलर, ठीक है। रेजोल्यूशन जो होता है ना वो एकदम सिमिलर रहता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स एंड यूनिफिकेशन जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो एडिशनल स्टेप जो है तो यूनिफिकेशन, वो हमारे पास यहाँ पे हो जाती है। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसेस वेरिएबल टू मेक टू प्रिडिकेट्स आइडेंटिकल, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिडिकेट्स जो है उनको आइडेंटिकल बनाने के लिए वेरिएबल को यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं, उसका नाम होता है यूनिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये हो गई
डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रपोजिशनल स्टेटमेंट्स का यूज कर रहे थे। यहाँ पे अगर बात करूँ रेजोल्यूशन सेम ही, लेकिन प्रपोजिशन क्लॉजेस का हम यूज कर रहे थे प्रपोजिशनल लॉजिक के साथ। यहाँ पे सेम बात, सारी चीज़ें सेम है, रेजोल्यूशन सेम है, लेकिन प्रिडिकेट में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, तो इसकी वजह से एडिशनल स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई है यूनिफिकेशन वाली, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो एडिशनल स्टेप यूनिफिकेशन की होती है, और यूनिफिकेशन होता क्या है कि हम वेरिएबल्स को रिप्लेस कर देते हैं ताकि दो प्रिडिकेट्स क्या बन पाए, सेम और आइडेंटिकल बन पाए, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम स्टेप्स है कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, CNF में कन्वर्ट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे क्वांटिफायर्स नहीं है तो हमको उनको भी रिमूव करना पड़ेगा। क्वांटिफायर्स को रिमूव करने के बाद आप वेरिएबल्स को स्टैंडर्डाइज करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप यूनिफिकेशन को अप्लाई करोगे, फिर रेजोल्यूशन रूल्स एंड यहाँ पे एम्प्टी क्लॉज सेट अगर होता है तो यहाँ पे डिराइव करना एम्प्टी क्लॉज सेट टू प्रूव द थ्योरम। तो लास्ट स्टेप और फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस बीच की जो स्टेप्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो लास्ट की 2 स्टेप्स भी सेम है, 3 स्टेप्स। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सिंपली बस आपका जब आप प्रपोजिशनल लॉजिक कर रहे थे वहाँ पे सिर्फ आप निगेट कर रहे थे, निगेट वाले गोल को ऐड कर रहे थे। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वांटिफायर्स को रिमूव करना है, वेरिएबल्स को स्टैंडर्डाइज करना है और यूनिफिकेशन रूल को अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर स्टेप्स की बात करूँ तो स्टेप्स हमारे पास यहाँ पे कितनी आती है, 6 स्टेप्स आती है। कि सबसे पहले हमारे को क्या करना है, CNF में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद क्वांटिफायर्स को रिमूव करना है, फिर स्टैंडर्डाइज करना है वेरिएबल्स को। देन अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करने के बाद वेरिएबल्स को यहाँ पे रेजोल्यूशन सॉरी अप्लाई करना है, यूनिफिकेशन देन रेजोल्यूशन रूल्स, एंड एट द लास्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें एम्प्टी क्लॉज सेट को ड्राइव करना है तो हमारा गोल अचीव हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये हमारे पास दो जो है क्या है, दो हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हम अभी तक बहुत बार रट के आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने एक्स को क्या बना दिया, राम बना दिया, ठीक है। और लास्ट पे हमको गोल क्या प्रूव करना है कि मॉडल है राम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले CNF पे कन्वर्ट कर लेना। CNF पे कन्वर्ट करना मतलब फर्स्ट वाले में नेगेशन लगा देना। अब यहाँ पे CNF में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप स्टैंडर्डाइज करेंगे वेरिएबल्स को और अप्लाई करेंगे यूनिफिकेशन, मतलब सिंपल सी बात है, यूनिफाई कर देंगे कि एक्स जो है वो कौन है, राम ही है। और अगर ऐसा है तो जैसे हमने रिजॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह तो हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे राम डाल दिया। अब यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे ये करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वांटिफायर्स को भी रिमूव कर दिया, तो अब क्वांटिफायर्स को रिमूव कर दिया तो सिर्फ यही बचा, तो ह्यूमन राम और ह्यूमन राम कट जाएगा, मॉर्टल राम से बच जाएगा रेजोल्यूशन का रूल लगा के। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है आ जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में अच्छे से आ चुका होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास मेथड पे, जो कि है रेफ्यूटेशन मेथड। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बस इसको ध्यान से 2 मिनट मेरे साथ देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद डिडक्शन है और इन्फेरेंस है, वो भी फिर, और उसके बाद हमारे पास चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि मोनोटॉनिक और मोनोटॉनिक एंड नॉन मोनोटॉनिक रीजनिंग भी हमारे पास है, ठीक है। चलिए तो रेफ्यूटेशन की बात करते हैं। तो रेफ्यूटेशन क्या होता है, रेफ्यूटेशन जो है वो एक प्रूफिंग टेक्निक है, ठीक है। अभी तक हम क्या बोल रहे थे, रूल ऑफ इन्फेरेंस था, यहाँ पे रेजोल्यूशन। अब रेफ्यूटेशन क्या है, रेफ्यूटेशन जो है प्रूविंग टेक्निक है, जिसमें हम स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। कैसे, बाय अज्यूमिंग इट्स नेगेशन एंड शोइंग दैट इट लीड्स टू कॉन्ट्रडिक्शन। तो मतलब यहाँ पे हम सबसे पहले नेगेशन को अज्यूम करते हैं और क्या बोलते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन को लीड करता है। तो सबसे पहले इसमें भी स्टेप यही है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले तो आप डेफिनेशन अच्छे से ध्यान में रख लेना कि यहाँ पे जो रेफ्यूटेशन है वो एक प्रूविंग टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं negation of this statement to show that it leads to contradiction. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेप्स की बात कर लेते हैं। कि सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं CNF में, मतलब वही आगे जो है नेगेशन लगा दिया, उस नेगेटेड स्टेटमेंट को हमको क्या करना पड़ता है, प्रूव, नेगेट द स्टेटमेंट टू बी प्रूव, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेट करके हमको प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एड द नेगेटेड स्टेटमेंट टू द क्लॉज, मतलब वही कि जो हमको गोल प्रूव करना है ना, उसको ही आप नेगेट कर दिया, ठीक है। और उसको हमने क्या करेंगे, क्लॉज सेट में ऐड करेंगे, फिर रेजोल्यूशन जो है अप्लाई करते जाएंगे। और अगर आखिरी में जीरो, ठीक है, जीरो आ जाता है, मतलब कुछ भी फायर वैल्यू आ जाती है, ठीक है, कट हो जाता है सब कुछ, तो ओरिजिनल स्टेटमेंट जो है हमारा प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो एक बार वापस से बता देती हूँ कि रेफ्यूटेशन जो है वो एक प्रूफिंग टेक्निक है, जिसमें हम अज्यूम करते हैं नेगेशन, और ये दिखाते हैं कि वो लीड क्या करता है, कॉन्ट्रडिक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहले आप CNF जो है उसमें करोगे, ठीक है। CNF करने के बाद जो भी, ठीक है, जो भी आपका गोल है, ठीक है, जो भी आपका गोल है आप क्या करोगे, उसी को ही नेगेट कर दोगे,
ठीक है। और गोल को नेगेट करने के बाद क्लॉज सेट में आप ऐड करोगे, रेजोल्यूशन रूल रिपीटेडली लगाओगे, एंड अगर यहाँ पे हमारे पास आखिरी में 0 या 5 आ जाता है डिराइव होकर, तो समझ जाना कि आपका जो ओरिजिनल स्टेटमेंट जिसको हमने नेगेटेड अज्यूम किया था वो यहाँ पे सही है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, P इम्प्लाइज टू Q और P, और हमको प्रूव क्या करना है Q। तो सबसे पहला क्या था कि हमको Q को ही नेगेट करना है। Q को हमने नेगेट कर दिया, लेकिन उसके पहले हमको CNF में भी कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो CNF में कन्वर्ट कर लिया, Q को नेगेट कर दिया। अब Q को नेगेट करने के क्या बोला था उन्होंने कि ऐड करना है हम इसको क्लॉज सेट में। तो इसको क्लॉज सेट में ऐड करने के बाद हमें पता था कि Q और नेगेटेड Q कैंसिल हो गया। अब Q और नेगेटिव Q कैंसिल हो गया, तो हम बात करेंगे अगर वो CNF में तो पहले ही था, तो मतलब नेगेटिव P और P भी जो हो गया कैंसिल हो गया रेजोल्यूशन रूल लगा के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एम्प्टी क्लॉज सेट यानी कि 5 0 जो है प्रूव हो चुका है, यानी कि आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट जो था Q प्रूव करने का वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, प्रूव हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे डिडक्शन की। बहुत ही आसान सा है ये, बेसिकली जो है यहाँ पे प्रिडिकेट रूल्स पे काम करता है। ये भी बहुत ही इजी है। इसके बाद थ्योरम प्रूविंग एक और है, ठीक है, उसको भी देखेंगे फटाफट से। डिडक्शन जो है वो क्या है, एक रीजनिंग प्रोसेस है इन विच कंक्लूजन्स आर लॉजिकली डिराइव फ्रॉम फैक्ट्स एंड फ्रॉम गिवन फैक्ट्स एंड रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन्स जो है एक ये रीजनिंग, अब देखो यहाँ पे हमने बात कर ली रूल ऑफ इन्फेरेंस की, फिर प्रूफिंग टेक्निक की। अब यहाँ पे बात करेंगे हम किसकी, करेंगे रीजनिंग प्रोसेस की, ठीक है। तो रीजनिंग प्रोसेस जो है क्या करता है, कंक्लूजन्स को डिराइव करवाता है लॉजिकली किसके, गिवन फैक्ट्स और रूल्स के, ठीक है। तो कुछ जनरल रूल्स से क्या करता है, कंक्लूजन की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें रूल, फैक्ट एंड कंक्लूजन की बात करेंगे। तो फैक्ट क्या है, पहले रूल क्या है कि सारे जो इंसान होते हैं वो मॉडल होते हैं, ऑल ह्यूमंस आर मॉडल। फिर हमने फैक्ट देखा कि राम इज ऑल्सो ह्यूमन, तो मतलब राम भी क्या हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा। लॉजिकल फॉर्मेट में भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर डिडक्शन की बात करूँ तो डिडक्शन जो है वो क्या है, डिडक्शन इज जस्ट सिंपली, अगर हम बात करें तो डिडक्शन का जो प्रोसेस है वो एक, बस आप ये कह लो कि यहाँ पे रीजनिंग प्रोसेस है जिसमें कंक्लूजन जो है लॉजिकली डिराइव करते हैं हम। कैसे डिराइव करते हैं, बाय द गिवन फैक्ट्स एंड रूल्स। और इसमें गिवन फैक्ट्स और रूल्स हम लगाते हैं, जनरल रूल्स हम धीरे धीरे करके स्टेप वाइज कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। अच्छे से आप यहाँ पे रूल, फैक्ट और कंक्लूजन लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन लॉजिकल फॉर्मेट में भी एक्सप्लेन करेंगे। देखो मैं आपको बताती हूँ, अब देखो इस सब में ना मैं जो आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को आते हैं, तो अभी मैंने ऐसे इसमें स्टेप्स नहीं है कोई, ठीक है। स्टेप्स आप खुद से बना के देखो कि आप किस तरीके से यहाँ पे प्रिडिकेट लॉजिक का यूज कर रहे हो, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे प्रिडिकेट लॉजिक इसलिए क्योंकि हम उधर ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे लॉजिकल फॉर्म को आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, वो आपका पेज भरने का तरीका आना चाहिए, यहाँ पे बहुत आसानी से आप भर सकते हो, ठीक है। एक पेज में आप अच्छे से यहाँ पे डेफिनेशन को एक्सप्लेन करिए, नॉर्मल एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करिए, एंड नेक्स्ट पेज में आप ये वाला जो लॉजिकल फॉर्म है उसको एक्सप्लेन करिए। और लॉजिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, प्रिडिकेट लॉजिक को बीच में लाइए, प्रिडिकेट लॉजिक को बीच में घुसाइए, और फिर यहाँ पे लॉजिकल फॉर्म स्टेप वाइज पूरा एक्सप्लेन करिए। इस तरीके से डिडक्शन में आप एटलीस्ट यहाँ पे देखो, अगर आपकी छोटी राइटिंग है तो आप 2 पेज लिख सकते हो, बड़ी राइटिंग है तो 3 पेज आराम से यहाँ पे कवर कर सकते हो, जो कि मोर देन इनफ होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा आप डिडक्शन में लिख ही नहीं सकते, ठीक है। और याद भी करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे लास्ट यहाँ पे बात करेंगे पार्ट 3 की, जो है थ्योरम प्रूविंग की। अब थ्योरम प्रूविंग में मैंने इसलिए इतना छोटा रखा है क्योंकि यहाँ पे जब हम यहाँ पे मेथड्स यूज की बात करेंगे, तो मेथड्स यूज में यहाँ पे हमारे पास चीजें आती हैं, उसको आप ऐड करके बहुत सारा कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले थ्योरम प्रूविंग की बात करें तो थ्योरम प्रूविंग जो है वो क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, उसको प्रूव करने का प्रोसेस होता है बाय यूजिंग लॉजिकल रूल्स एंड इनफेरेंस टेक्निक्स, ठीक है। लॉजिकल रूल्स एंड इनफेरेंस टेक्निक्स, ठीक है। और ये वाइजली एआई में यूज होता है, वाइडली यूज होता है एआई में, रीजनिंग सिस्टम्स में, ऑटोमेटिक रीजनिंग सिस्टम्स में, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लो कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। रेजोल्यूशन बहुत अच्छे से यूज होता है, रेफ्यूटेशन बहुत अच्छे से, वो भी एक प्रूफिंग टेक्निक है, और रेजोल्यूशन के रूल्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। डिडक्शन इसमें यूज इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली लॉजिकल रूल्स खुद ही से यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, एंड इन्फेरेंस टेक्निक्स की जगह यहाँ पे क्या यूज होता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड चेनिंग। अभी आप आगे जाके जब इसमें हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्फेरेंस ही होने वाला है, जिसमें आप देखोगे कि 2 टाइप की टेक्निक्स होती है, एक होती है फॉरवर्ड चेनिंग और एक होती है बैकवर्ड चेनिंग। तो वहाँ पे भी ये पूरा आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हो। तो इसलिए ही आपने डिडक्शन ये लिख रखा है, ये यहाँ पे इन्फेरेंस डायरेक्टली यूज होता है, ठीक है। तो
सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन सिंपली क्या बोलते हैं थ्योरम प्रूविंग की, कि ये पूरा क्या होता है प्रोसेस होता है जिसमें एक स्टेटमेंट होता है, थ्योरम होता है, उसको हम क्या करते हैं प्रूव करते हैं बाय अप्लाइंग कि वो ट्रू है बाय अप्लाइंग द लॉजिकल रूल्स एंड इन्फेरेंस टेक्निक, बाय अप्लाइंग लॉजिकल रूल्स एंड इन्फेरेंस टेक्निक्स। और ये वाइडली यूज होता है एआई में और ऑटोमेटिक रीजनिंग सिस्टम्स में। इसमें कुछ मेथड यूज है, जैसे कि फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन, सेकंड हमने पढ़ा था रेफ्यूटेशन। डिडक्शन यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग यूज हो रही है, जो कि ऑलरेडी लॉजिकल रूल्स को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि जैसे यहाँ पे बात करें कि ए जो है वो क्या है बी है, बी जो है इम्प्लाई करता है सी को, और यहाँ पे ए है हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट, हमें प्रूव करना है सी। ठीक है, तो अगर बात करूँ फ्रॉम ए एंड बी एंड ए, ठीक है, तो ए बी और ए ले लो आप, ठीक है, वी गेट बी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है रेजोल्यूशन का रूल लगा के आप क्या करोगे, पहले वाले को सी एन एफ में कन्वर्ट कर दोगे, रेजोल्यूशन का रूल लगा के नेगेट ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो आपको बी मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें बी एंड सी एंड बी, तो बी एंड सी एंड बी को आप कैसे करोगे, अगेन रेजोल्यूशन का रूल लगाओगे, बी एंड बी कट जाएगा एंड सी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्रूव यही करना था कि हमारे पास यहाँ पे सी आ गया। अभी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होंगे कि बी कहाँ से आया, बी तो नहीं गिवन है फोर्थ स्टेटमेंट। तो बेटा बी हमने डिराइव किया है ए बी और ए से। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट में रेजोल्यूशन रूल लगाया, फर्स्ट वाले को सी एन एफ में कन्वर्ट किया, कैंसिल हो गया ए एंड निगेशन ए, तो हमारे पास मिल गया बी। फिर बी एंड बी सी में हमने रेजोल्यूशन रूल लगाया, तो बी निगेशन एंड बी कैंसिल हो गया, तो मिल गया सी, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपका जो है जो हमारे पास पार्ट 3 था, जो मैंने आपको कहा था शॉर्ट नोट्स वाला पार्ट, वो कंप्लीट होता है। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इन्फेरेंस, यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड चेनिंग, इन्फेरेंस, टाइप्स ऑफ इन्फेरेंस, और यहाँ पे दो तरीके की रीजनिंग्स के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद आवर नेक्स्ट पार्ट, जो कि मैंने कहा था लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम इन्फेरेंस और इन्फेरेंस के टाइप्स पढ़ने वाले हैं एंड टाइप्स ऑफ रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं सबसे पहले इन्फेरेंस। तो इन्फेरेंसिंग क्या होता है, इन्फेरेंसिंग इज जस्ट द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग न्यू फैक्ट्स और कंक्लूजन्स फ्रॉम द नोन फैक्ट और द रूल स्टोर्ड इन द नॉलेज बेस। मतलब यहाँ पे सिंपली आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे अगर हम नए फैक्ट्स, नए कंक्लूजन्स यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नॉलेज और द स्टोर नॉलेज इन द नॉलेज बेस, जो कि ऑलरेडी रूल्स फैक्ट स्टोर है उनसे। ठीक है, और ये कौन करता है एआई में, एआई में इसके लिए एक स्पेशल टूल होता है जिसको हम बोलते हैं इन्फेरेंस इंजन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इन्फेरेंस इंजन, वो यहाँ पे जो है यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इसमें टाइप्स ऑफ इन्फेरेंस। तो टाइप्स ऑफ इन्फेरेंस में सबसे पहले हमारे पास आता है फॉरवर्ड चेनिंग। बहुत ही शॉर्ट में इसका मतलब समझा देती हूँ, फिर हम चलेंगे पूरी बातों में। ठीक है, कि फॉरवर्ड चेनिंग होता क्या है। तो फॉरवर्ड चेनिंग इज जस्ट सिंपल, अगर बात करूँ तो यहाँ पे हम फैक्ट्स से स्टार्ट करके गोल्स तक जाते हैं। ठीक है, तो देखो फॉरवर्ड चेनिंग इज अ डेटा ड्रिवन इन्फेरेंस टेक्निक, जहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं नोन फैक्ट्स और रूल्स अप्लाई कर करके न्यू फैक्ट्स को जनरेट करते हैं, और गोल कब तक करते हैं, जब तक गोल पे नहीं पहुंच जाते। ओके, तो अगर बात करूँ सबसे पहले कि व्हाट इज फॉरवर्ड चेनिंग सिंपली, तो फॉरवर्ड चेनिंग जो है वो एक टाइप ऑफ इन्फेरेंस टेक्निक है जो कि डेटा ड्रिवन है, जिसमें हम क्या करते हैं यहाँ पे फैक्ट्स जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, उस पर रूल्स लगाते जाते हैं और नए फैक्ट्स जनरेट करते जाते हैं। और कब तक करते हैं ऐसा काम, जब तक हमारे पास गोल नहीं मिल जाता या गोल रीच नहीं कर लेते। ठीक है, वर्किंग में भी यही देखेंगे। तो वर्किंग में सिंपली क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अवेलेबल फैक्ट से, उन फैक्ट्स को मैच करते हैं रूल की कंडीशन से। अगर हमारे पास जो सेटिस्फाई हो जाती है रूल की कंडीशन, तो उस रूल को अब यहाँ पे अप्लाई करने का फायर भी बोल सकते हो, पर लेकिन आई थिंक अप्लाई बहुत ज़्यादा बेटर है, जो आपको याद रहेगा। तो उन रूल्स को अप्लाई करोगे आप, और न्यू फैक्ट को कहाँ स्टोर कर दोगे, नॉलेज बेस में। और ऐसा कब तक करते रहोगे, जब तक हमारा गोल नहीं मिल जाता। तो सिंपल सी वर्किंग है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो नोन फैक्ट्स है उसको से स्टार्ट करेंगे, उस पर रूल्स लगाएंगे, और रूल्स लगाने के बाद ठीक है क्या करेंगे हम, जो अगर रूल्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए, तो फैक्ट्स जो है हमारे पास, जो फैक्ट्स है अगर हम बात करें
नए फैक्ट्स जनरेट हुए हैं रूल्स लगा के, उनको नॉलेज बेस में रख देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा कब तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास गोल नहीं आ जाता। तो सिंपली इसका डायरेक्शन याद रखना है कि हमारे पास न्यू फैक्ट्स है, उस पर रूल्स लगाने हैं और यहाँ पे कंक्लूजन निकालने हैं। FRC के नाम से भी आप याद कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल में यही याद कर लेना कि जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ, क्योंकि फिर बैकवर्ड चेनिंग में अगर आपको ये सब समझना आ गया तो बैकवर्ड चेनिंग करवाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो रूल जैसे क्या है कि अगर हमें फीवर और कफ है तो हमें क्या हो सकता है, फ्लू हो सकता है। तो यहाँ पे फैक्ट जो है ये तो रूल हो गया, ठीक है। तो अगर फैक्ट अगर बात करूँ कि पेशेंट ने बोला कि मुझे फीवर और कफ है, तो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि पेशेंट को फ्लू हो सकता है, ठीक है। फिर इसका यूज कहाँ का होता है, इसका यूज एक्सपर्ट सिस्टम्स, मॉनिटरिंग सिस्टम्स, इन सब में इसका यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इन्फेरेंस टेक्निक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इन्फेरेंस टेक्निक, जस्ट अ मिनट, ओके। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फेरेंस टेक्निक हमारे पास आती है बैकवर्ड चेनिंग। तो बैकवर्ड चेनिंग क्या होता है, बैकवर्ड चेनिंग इसका बिल्कुल ही अपोजिट होता है, जिसमें गोल ड्रिवन इन्फेरेंस टेक्निक होती है, जहाँ पे हम जो है गोल से स्टार्ट करते हैं और मूव करते हैं बैकवर्ड्स। जो जितने भी रूल्स होते हैं, सपोर्टिंग फैक्ट्स होते हैं, वो सब जो है उनको अवेलेबल जो होते हैं उनको चेक करने के लिए हम जो क्या करते हैं, अपोजिट मूव करते हैं, बैकवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबसे पहले। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो वर्किंग क्या होगा कि हम गोल से स्टार्ट करेंगे और जो भी रूल्स हैं पहले उनको फाइंड आउट करेंगे, फिर रूल्स को चेक करेंगे कि वो ट्रू है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर उन्हीं को ही नए गोल्स की तरह लेंगे कि पहले उनको हम प्रूव करेंगे। फिर यहाँ पे जब तक हम कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारे पास हमें सारे फैक्ट्स जो है वो नहीं मिल जाते, ठीक है। तो वर्किंग क्या है, सिंपली कि वर्किंग क्या है कि आप यहाँ पे गोल्स जो है, ठीक है, जो हमारे गोल्स है उनसे स्टार्ट करोगे और यहाँ पे जितने भी हमारे पास सपोर्टिंग रूल्स और फैक्ट्स है उसको क्या करोगे, बैकवर्ड मूव करते जाओगे, ठीक है। फिर चेक करोगे कि वो जो है हमारे पास सही है कि नहीं, वो कंडीशन यहाँ पे ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू है तो बढ़िया है, नहीं है तो उनको ही हम न्यू गोल की तरह लेके चलेंगे। और ऐसा कब तक करते रहेंगे, जब तक सारे फैक्ट्स जो है फाइंड नहीं हो जाते। तो यहाँ पे सिंपल सा बस एक काम चेंज हो जाता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, गोल से स्टार्ट करेंगे, आप ले बोल सकते हो कंक्लूजन से स्टार्ट करेंगे, फिर उस पर रूल्स, मतलब देखो हम पहले लिख रहे थे FRC, अब यहाँ पे आप लिखोगे CRF, ठीक है। CRF मतलब कंक्लूजन, रूल्स एंड फैक्ट्स, ठीक है। तो जैसे गोल था कि पेशेंट को फ्लू था, ठीक है, गोल था कि पेशेंट को फ्लू था, रूल अभी भी वही रहेगा कि फ्लू और ये हाँ सॉरी, ये था कि पेशेंट को फ्लू था, ठीक है। तो रूल क्या था कि यहाँ पे फीवर और कफ होगा तब फ्लू होगा, ठीक है। तो अब हमको फैक्ट क्या चेक करना है कि फैक्ट ये चेक करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो पेशेंट है उसके पास उसको जो है फीवर है कि कफ है। ये हमको चेक करना है कि फीवर है कि नहीं है, कफ है कि नहीं है, ठीक है। और ये जो है ये इसका यूज कहाँ का होता है, यहाँ पे इसका यूज होता है प्रोलॉग प्रोग्रामिंग में और डायग्नोस्टिक सिस्टम्स, ठीक है। सिंपल सी बात है कि हमारा जो गोल है, रूल सेम रहेगा। गोल था हमारा कि पेशेंट को फ्लू है, गोल था हमारा कि यहाँ पे गोल था कि पेशेंट को फ्लू है, रूल क्या था कि फ्लू कैसे हो सकता है, फीवर और कफ से। तो हमको चेक करना है कि फीवर और कफ है कि नहीं है पेशेंट को। जब तक ये नहीं मिल जाता तब तक हम रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करूँ डिफरेंस की, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी आसान है। सबसे पहले अगर बात करूँ तो इसकी अप्रोच, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि इसकी अप्रोच क्या होती है। अप्रोच सिंपल की कि फैक्ट्स जो है डेटा ड्रिवन है या गोल ड्रिवन है, ठीक है। डेटा ड्रिवन एंड गोल ड्रिवन अप्रोच है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या होता है, ये स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी प्रोसेस क्या होती है कि यहाँ पे न्यू फैक्ट जनरेट होते हैं, वहाँ पे चेक होते कुछ सारे सूटेबल किस किस के लिए, कि जब सारे फैक्ट्स अवेलेबल हो और जब स्पेसिफिक गोल जो है उसको प्रूव करना उसके लिए अवेलेबल है ये, ठीक है। फिर अगर बात करें एफिशिएंट ज़्यादा कौन है, एफिशिएंट यहाँ पे हम बात करें तो बैकवर्ड वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें अननेसेसरी कुछ भी चीज़ जो है प्रोड्यूस नहीं होती लेकिन फॉरवर्ड में हो जाती है। और एग्जाम्पल यहाँ पे कहाँ का यूज़ होता है, ऑलरेडी बात कर ली एक्सपर्ट और मॉनिटरिंग सिस्टम से। और यहाँ पे अगर बात करें बैकवर्ड में तो डायग्नोस्टिक एंड प्रोलॉग प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो 7 इसके डिफरेंस पॉइंट है कि सबसे पहले अप्रोच क्या है, फिर इसके बाद स्टार्ट कहाँ से होता है, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, कौन ज़्यादा सूटेबल है और कौन ज़्यादा किस किस के लिए सूटेबल है और कौन ज़्यादा एफिशिएंट है और क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ रीजनिंग, जिसमें सबसे पहली अगर बात करूँ तो हमारे पास आती है मोनोटॉनिक रीजनिंग, फिर आएगी नॉन मोनोटॉनिक रीजनिंग। तो मोनोटॉनिक रीजनिंग के बारे में बात कर
लेते हैं, तो मोनोटॉनिक रीजनिंग जो है वो क्या होती है, तो मोनोटॉनिक रीजनिंग जो होती है वो क्या होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रीजनिंग होती है जिसमें इन विच वंस अ कंक्लूजन इज डिराइव्ड इट रिमेन्स ट्रू इवन इफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज एडेड, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोटॉनिक रीजनिंग जो होती है वो सिंपल सी बस इतनी सी बात होती है कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारी टाइप ऑफ रीजनिंग ऐसी कि हमारा कंक्लूजन डिराइव हो चुका है, तो अगर नई इन्फॉर्मेशन को भी हम ऐड करते हैं तो वो ट्रू रहता ही रहता है, मतलब एडिंग अ न्यू नॉलेज डज नॉट अफेक्ट्स द प्रीवियस कंक्लूजन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मोनोटॉनिक रीजनिंग में क्या होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे कंक्लूजन्स को हम डिराइव करते हैं, ठीक है, जो भी कंक्लूजन्स को हम डिराइव करते हैं उसमें सिंपल सा यही मतलब होता है कि यहाँ पे अगर उसके बाद डिराइव करने के बाद हम नए नॉलेज को ऐड कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो वो उन कंक्लूजन्स को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते हैं, वो कभी भी ट्रू रहते हैं। मतलब सिंपली अगर बात करूँ तो नए नॉलेज को ऐड करने से जो प्रीवियस कंक्लूजन्स हैं वो चेंज नहीं हो जाते। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, ठीक है, ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, राम जो है वो भी एक अगर ह्यूमन है तो राम भी मॉर्टल है। अब इसमें आप ये ऐड कर लो कि राम इंटेलिजेंट है, राम मध्य प्रदेश से है, इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये क्लासिकल लॉजिक पे बेस्ड होते हैं, क्लासिकल लॉजिक जो होता है क्लासिकल लॉजिक पे बेस्ड है। देन अगर बात कर ले तो यहाँ पे जो कंक्लूजन्स रहते हैं परमानेंट रहते हैं और ये मैथमेटिकल प्रूफ्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मोनोटॉनिक जो बिल्कुल इसके अपोजिट में है, ठीक है। तो नॉन मोनोटॉनिक की अगर बात करें तो नॉन मोनोटॉनिक जो है उसमें क्या होती है कि कंक्लूजन जो है चेंज हो सकते हैं और विड्रॉ भी हो सकते हैं जब नई इन्फॉर्मेशन ऐड करी जाए, ठीक है। तो कंक्लूजन हमारे पास चेंज और विड्रॉ दोनों हो सकते हैं जब हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली जाए। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें कि बर्ड जो है वो फ्लाई कर सकती है और ट्विटी एक बर्ड है, तो यहाँ हमने बोले कि ट्विटी भी फ्लाई कर सकती है, लेकिन अगर कुछ टाइम बाद हमें पता चले कि ट्वीटी तो क्या है, एक पेंगुइन है, तो अब पेंगुइन तो फ्लाई नहीं कर सकता, तो इसमें अपडेट कर लिया नॉलेज को कि पेंगुइन जो है फ्लाई नहीं करते। तो यहाँ पे कंक्लूजन्स जो रहते हैं वो परमानेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है इनकम्प्लीट और चेंजिंग, मतलब आपने नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम से हमने पढ़ा था कि इनकम्प्लीट और चेंजिंग नॉलेज के साथ ये जो है चेंज होते रहते हैं और यहाँ पे रियल वर्ल्ड रीजनिंग के लिए बहुत ही कॉमन है, ठीक है। तो वो क्लासिकल लॉजिक पे बेस्ड थी, ये क्लासिकल लॉजिक पे बेस्ड नहीं है, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम से बेस्ड है, वहाँ पे कंक्लूजन्स परमानेंट है, यहाँ पे परमानेंट नहीं है। फिर वो जो है किसके लिए यूज होती थी, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए यूज आती थी। ये इनकम्प्लीट और यहाँ पे बोलते अनसर्टन इन्फॉर्मेशन और रियल वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन के लिए काम आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस की, तो बहुत सारा तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि नेचर में सबसे पहले यहाँ पे कंक्लूजन्स कहाँ पे चेंज होते नहीं होते, न्यू इन्फॉर्मेशन अफेक्ट कितना करती है, लॉजिक कौन सा यूज है क्लासिकल, और यहाँ पे डिफॉल्ट और प्रोबेबिलिस्टिक, मतलब ऑब्वियसली बात है अनसर्टन रहता है तो प्रोबेबिलिस्टिक वाला नॉलेज। रियल वर्ल्ड किसके लिए सूटेबल है, नॉन मोनोटॉनिक के लिए, और एग्जाम्पल मैथमेटिकल प्रूफ एंड मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि नेचर कैसा है, मतलब बस इतना याद रखें कंक्लूजन किस में चेंज होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन पे, न्यू नॉलेज पे, रियल वर्ल्ड पे, लॉजिक पे और एग्जाम्पल पे हम पे यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। देन अगर बात कर लूँ तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि नॉन मोनोटॉनिक क्यों बहुत ज़्यादा एआई के लिए यूजफुल है। तो सबसे पहले यहाँ पे रियल वर्ल्ड में इनकम्प्लीट और अनसर्टन इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो डायनामिक नॉलेज होती है, तो यहाँ पे एआई सिस्टम में डिसीजन जो है अपीयर करने चाहिए क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम डिसीजन बनाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन रीजनिंग लगती है अगर ऐसा काम होते हैं तो, ठीक है। तो अगर बात करूँ तो नॉन मोनोटॉनिक रीजनिंग क्यों ज़्यादा अफेक्ट, अगर बात करूँ तो रियल वर्ल्ड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नॉन मोनोटॉनिक रीजनिंग जो है इनकम्प्लीट और अनसर्टेन नॉलेज के साथ बहुत अच्छे से काम करती है। एंड यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो डायनामिक नॉलेज होता है उसके साथ भी बहुत अच्छे से काम करती है। देन यहाँ पे एआई को जो है अपडेट रहना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, एक्सपर्ट सिस्टम्स में भी डिसीजन मेकिंग जो है काम अच्छे से लेती है। एंड यहाँ पे ह्यूमन रीजनिंग की तरह ही एआई की रीजनिंग लगती है, अगर यहाँ पे बिहेव वो मोर ह्यूमन की तरह करता है अगर ये सारे इसमें फैक्टर्स रहते हैं तो, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की जो कि हमारे पास है यहाँ पे कि prove the following using resolution principles like all humans are mortal, Socrates is a human therefore Socrates is mortal। यहाँ पे बस मैं आपको एक ही बात बोलूँगी,
ये पूरा प्रिडिकेट लॉजिक का काम धाम है। और आपके लिए बस एक ही यहाँ पे मेरे लिए शब्द है कि यहाँ पे सॉक्रेट्स नाम से बिल्कुल भी मत भूलना। जो जैसा एग्जाम्पल हमने राम के साथ किया है वैसा इधर बस नाम राम की जगह क्या है, सॉक्रेट्स है। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे मैंने ये इसलिए ये प्रोवाइड करवाया है ताकि आप यहाँ पे क्या लिख पाओ, यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे आप स्टेप वाइज लिख पाओ। एक बार बता देती हूँ, उसको बस देख लेना, समझाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले सारे गिवन स्टेटमेंट्स लिख दिया आपने। ऑल ह्यूमंस आर मॉडल, सोक्रेटिस इज मॉडल, प्रूव हमें क्या करना है, सोक्रेटिस मॉडल। ठीक है, ऐसा लिख लिया। फिर सारों को आपको क्या करना है, स्टेटमेंट में चेक करना जो कि प्रेडिकेट लॉजिक के मतलब क्वांटिफायर्स वेरिएबल्स में और प्रेडिकेट्स में मतलब प्रॉपर्टी और रिलेशनशिप में चेंज करना है। सीएनएफ में चेंज कर लिया मतलब नेगेट करना है। और इसके बाद ठीक है, इसको क्या करना है आपको, रेफ्यूटेशन मेथड से, ठीक है, रेफ्यूटेशन मेथड से गोल को ही नेग्यूट कर देना है। ठीक है, उसके बाद रेजोल्यूशन लगाना मतलब नेगेशन और नॉन नेगेशन वाले कैंसिल करने हैं। क्लॉज फॉर्म जो है, क्लॉज फॉर्म मतलब कि यहाँ पे क्लॉज फॉर्म सिंपल से आप ये बोल सकते हो, यहाँ पे स्टेप 3 है वैसे, हाँ सॉरी यूनिफिकेशन तो स्टेप 3 यहाँ पे थी, सॉरी। तो सीएनएफ में कन्वर्ट करने के बाद क्लॉज फॉर्म यहाँ पे हो गया, मतलब क्वांटिफायर्स यहाँ पे से हट गए। क्वांटिफायर्स के बाद आपने यूनिफिकेशन लगा दिया, मतलब स्कॉट एक्स को क्या मान लिया, स्कॉट पर, जैसे वहाँ एक्स को हम क्या यूनिफाई कर रहे थे, राम। उसके बाद रेजोल्यूशन रूल लगा के यहाँ पे हमारे पास जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो पांचों स्टेप बहुत अच्छे से देख लेना, इस तरीके से हम प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ जो हम बात करती हूँ, नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास यहाँ पे नॉलेज बेस में, यहाँ पे हमारे पास कुछ रीजनिंग है। सेम चीज़ है प्रिडिकेट में कैसे हमारे पास हो सकती है, यहाँ पे भी स्टूडेंट राम को ही माना गया है, तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन और लॉजिकल चेंज जो है उसमें दोस्तों बस यहाँ पे डिडक्शन का यूज़ किया गया है। वैसे डिडक्शन वाला प्रोसेस आपका आता नहीं है, लेकिन आप इसको भी एक बार देख लेना, सेम ही चीज़ है बिल्कुल, और इसमें कुछ भी अंतर जो है नहीं है। बस जितना मैंने बताया उतना, वैसे तो ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस प्रिडिकेट लॉजिक का ही यूज़ किया हुआ है इसमें, तो आई गेस आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा। विद दिस हमारे पास यहाँ पे ये जो वन शॉट है बेटा वो एंड होता है। और यहाँ पे आपको जितनी भी अपडेट्स हैं, अगर आपको अपडेट्स चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, नोट्स की पीडीएफ चाहिए, लिंक्स चाहिए, जो भी हमारे पास वीडियो लेक्चर्स की लिंक होती है, जो भी मतलब यहाँ पे कह लो कि अगर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आरजीपीवी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी बेनिफिशियल है, आपको एकदम क्विक अपडेट्स यहाँ पे मिल जाती हैं। एंड बिल्कुल भी चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, कोई क्वेश्चंस रह गए हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इससे इसके साथ ही हम अपनी जो वीडियो है उसको ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वन शॉट।